हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका कनावत एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। और 10th क्लास की बायोलॉजी जिसका लास्ट चैप्टर चल रहा है हमारा आनुवांशिकता एवं जैव विकास, इसकी 2 क्लासें हम पिछले टर्म पे कंप्लीट कर चुके हैं। आज हमारी तीसरी और लास्ट क्लास है आज बायोलॉजी की, जिसके अंदर हम कुछ क्वेश्चनों को आगे चर्चा में लेने वाले हैं। और ये जो सीरीज आपकी चल रही है यूट्यूब पर, ये सीरीज बिल्कुल फ्री चल रही है भाई, इसका भी कोई चार्ज नहीं है भाई, फ्री क्लास चल रही है आपकी। तो सभी लोग फ्री क्लास को क्या करें भाई, ज्वाइन करें। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के साथ सीरीज को अपन आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन की। कल की क्लास में हमने इस क्वेश्चन को छोड़ा था भाई कि मानव में लिंग निर्धारण कैसे होता है। इससे पहले थोड़ी सी बात की जाए, कल हमने 2 बहुत इंपॉर्टेंट नियम मेंडल के जो थे उनकी चर्चा की थी। एक था मेंडल का एक संकर क्रॉस और दूसरा नियम था मेंडल का द्विसंकर क्रॉस, जिसके अंदर हमने लक्षणों के प्रभावी अप्रभावी कोई एक जोड़ी लक्षणों को ध्यान में रखकर क्रॉस कराया जाए तो उसे हम एक संकर क्रॉस कहते हैं, और 2 जोड़ी लक्षणों को ध्यान में रखकर क्रॉस कराया जाए तो हम उसे द्विसंकर क्रॉस कह देते हैं। तो कोई क्वेश्चन हमने कल डिस्कस कर लिए थे। आज हमारे सामने एक अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मानव में लिंग निर्धारण कैसे होता है भाई। मनुष्य की बात की जा रही है यहाँ पर कि मनुष्य के अंदर जेंडर का निर्धारण कैसे होता है भाई, कि होने वाली जो संतति है ना वो बॉय होगी या फिर गर्ल होगी, लड़का होगा या लड़की होगी, इस बात की हम क्या गारंटी दे सकते हैं, या ऐसे कौन से लक्षण हैं जिसकी वजह से, या ऐसे कौन से कारक हैं, ऐसे कौन से जीन हैं जिनकी वजह से मानव के अंदर ये निर्धारित होता है कि होने वाली जो संतति होगी वो लड़की होगी या लड़का होगी। हम इसकी बात करते हैं भाई, क्लियर। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है मानव में लिंग निर्धारण। तो भाई थोड़ी सी जानकारी, इससे पहले जानकारी क्या है अपनी, देखो भाई, मानव की प्रत्येक कोशिका के अंदर, मानव की प्रत्येक कोशिका के अंदर 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं भाई। मानव की प्रत्येक कोशिका के अंदर 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं, जिनमें से जो 22 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं वो तो सेम होते हैं, लेकिन जो 23वीं जोड़ी का जो गुणसूत्र होता है, 23वीं जोड़ी का जो गुणसूत्र होता है वो होता है एक्स वाई। यस, मानव के अंदर मेल और फीमेल दोनों के अंदर 1 से लेकर 22 तक गुणसूत्र तो क्या होते हैं, समान होते हैं, लेकिन जो 23वें नंबर का जो गुणसूत्र होता है वो बिल्कुल डिफरेंट होता है भाई। किसमें, मेल और फीमेल में, वही अलग होता है। बाकी के तो सारे गुणसूत्र क्या होते हैं भाई, मेल हो चाहे फीमेल हो, दोनों में 22 गुणसूत्र तो क्या होते हैं भाई, समान होते हैं। सिर्फ एक ही गुणसूत्र की वजह से, या हम कहें सॉरी, एक जोड़ी गुणसूत्र की वजह से मेल मेल होता है और फीमेल फीमेल होता है। तो इसी की हम बात करते हैं भाई कि है क्या भाई, किस तरीके से ये मेल मेल होता है, फीमेल फीमेल होता है। तो बात करते हैं, देखो मेल और फीमेल में, तो जो मेल है, तो मेल के अंदर 23वीं जोड़ी का जो गुणसूत्र होता है ना वो एक्स वाई होता है, और फीमेल के अंदर 23वीं जोड़ी का जो गुणसूत्र होता है ना वो एक्स एक्स होता है भाई, एक्स एक्स। भाई तो याद रखना है कि एक्स वाई का होना क्या प्रदर्शित करेगा भाई, लड़का, और एक्स एक्स का होना प्रदर्शित करेगा क्या, लड़की। हम इनको बात करें तो इसे हम कहेंगे नर और इसे हम कहेंगे क्या, मादा। ठीक है, तो मादा में गुणसूत्रों को प्रदर्शित करने का तरीका क्या हुआ भाई, 22 प्लस एक्स वाई, ये तो नर का हो गया, और 22 प्लस एक्स वाई, यदि इस सॉरी एक्स एक्स, दोबारा से लिखता हूं, 22 प्लस एक्स वाई,
यदि इस तरीके से लिखा हुआ है और यदि लिखा हुआ है 22 प्लस एक्स एक्स, तो ये तो प्रदर्शित करेगा किसको, नर को, और ये प्रदर्शित करेगा किसे, मादा को। तो सर ये 22 आगे क्यों लगा दिया गया, 22 भाई इसलिए लगा दिया गया है कि 22 जो गुणसूत्र हैं वो मेल और फीमेल यानी नर और मादा में दोनों में क्या है भाई, सेम है। अंतर तो सिर्फ एक गुणसूत्र का है 23वीं जोड़े का, जो कि नर में एक्स वाई होता है और मादा में एक्स एक्स होता है। तो हम 22 को ना लिखते हुए एक्स वाई और एक्स एक्स भी आगे लिख सकते हैं। तो भाई इसी की बात करते हैं हम, ये लिंग निर्धारण की प्रक्रिया किस तरीके से कंप्लीट होती है। भाई देखो बात करते हैं लिंग निर्धारण। नर के अंदर गुणसूत्र क्या मिलेगा भाई, हमें एक्स वाई मिलेगा, और मादा के अंदर गुणसूत्र क्या होगा भाई, एक्स एक्स होगा। तो इससे पहले अपन इसकी बात कर लेते हैं कि मानव में 22 जोड़े गुणसूत्र तो समान होते हैं, जिन्हें हम ऑटोसोम्स कहते हैं, ऑटोसोम्स कहते हैं, और 23वीं जोड़े का नर व मादा में भिन्न भिन्न होता है, इसे हम लिंग गुणसूत्र कहते हैं। और इसी लिंग गुणसूत्र की वजह से मेल मेल होता है, फीमेल फीमेल होता है, और लिंग निर्धारण की प्रोसेस जो होती है वो 23वें गुणसूत्र के द्वारा होती है, जिसमें 22 गुणसूत्रों का कोई लेना देना नहीं होता है। ठीक है भाई, एक्स वाई नर हो गया और एक्स एक्स क्या हो गई भाई, मादा। ये तो रहे भाई जनक। नर और मादा का कराया गया भाई क्या, क्रॉस। क्रॉस कराने की वजह से नर के अंदर जो एक्स वाई गुणसूत्र थे वो क्या हो गए भाई, अलग अलग हो गए, एक्स अलग हो गया और वाई अलग हो गया भाई, युग्मक बन गए। ठीक है, उसी तरीके से मादा के अंदर युग्मकों का निर्माण हुआ तो वो भी जोड़े से क्या हो गए भाई, अलग। पृथक्करण का यही तो मेंडल का नियम है कि जब युग्मकों का निर्माण होता है, जब जोड़े में पाए जाने वाले लक्षण जो होते हैं, युग्मक जो होते हैं, वो पृथक पृथक हो जाते हैं और अपने अपने लक्षणों को स्वतंत्र रूप से वंशागत करते हैं, यही कहलाता है मेंडल का पृथक्करण का नियम और मेंडल के स्वतंत्र अभिव्यंजन का नियम। अब हमने क्या किया कि हमने अब इस नर और मादा के जो युग्मक बने उनके मध्य क्या कराया, निषेचन, और निषेचन के फलस्वरूप निर्माण होने वाला है किसका, संतान का। भाई तो कैसे होगी भाई, संतान का निर्माण कैसे होगा, तो भाई अब क्रॉस कराते हैं। आप चाहो तो इसको चेकर बोर्ड के द्वारा भी अपन क्रॉस करा सकते हैं, लेकिन एक बार अपन इसको समझते हैं। ये जो एक्स दे रखा है ना, इस एक्स का क्रॉस कराया हमने किसके साथ, इस एक्स के साथ, और इसी एक्स का क्रॉस हमने चलाया किसके, मादा के एक्स के साथ। ठीक है, और ये जो वाई दे रखा है नर का, इसका हमने फिर कराया क्रॉस मादा के एक्स के साथ, और इसी वाई का फिर हमने कराया मादा के एक्स के साथ क्रॉस। भाई देखते हैं क्या बना। देखो जब नर के एक्स गुणसूत्र का क्रॉस मादा के एक्स गुणसूत्र के साथ कराया तो बना क्या, एक्स एक्स, और जब हमने नर के एक्स युग्मक का संकरण कराया मादा के एक्स के साथ तब भी बना भाई क्या, एक्स एक्स युग्मक, और जब नर के वाई का हमने बनाया मादा के एक्स के साथ तो ये बना एक्स वाई, और वाई का वाई एक्स के साथ कराया तो ये बना हमारा क्या, एक्स वाई। आप इसको शॉर्ट में देख सकते हो, जो कि हमने मेंडल के अनुसार चेकर बोर्ड जो समझा था ना, उसके अनुसार भी हम इसको बना सकते हैं भाई। कैसे, ये रहा एक्स, ये रहा वाई, और इधर भी एक्स और ये वाई। जब एक्स का एक्स के साथ कराओगे तो एक्स एक्स, एक्स का वाई के साथ कराओगे तो एक्स वाई, एक्स वाई और वाई वाई। ऐसा तो कुछ बनेगा नहीं भाई, सॉरी गलत। तो भाई हम बात कर रहे थे चेकर बोर्ड की, कि जिस तरीके से हमने मेंडल के एक संकर क्रॉस में और दुई संकर क्रॉस में जो चेकर बोर्ड तैयार किया था, क्या उसके अनुसार इसका क्रॉस नहीं कराया जा सकता, तो बिल्कुल है, इसके अनुसार भी इसका क्रॉस कराया जा सकता है। देखो बात करते हैं, ये ले लिया हमने एक्स एक्स, और ये ले लिया हमने एक्स और वाई। एक तरफ हमने ले लिया कि मादा के युग्मक और एक साइड हमने ले लिए किसके, नर के युग्मक। एक्स का एक्स के साथ कराओगे एक्स एक्स एक्स, और एक्स का वाई के साथ एक्स वाई, और एक्स का वाई के साथ एक्स वाई। तो देखते हैं एक्स एक्स एक, एक्स एक्स दो, एक्स एक्स एक दो, एक्स वाई दो, एक्स वाई दो, एक्स वाई दो, एक्स वाई दो। सेम वही कंडीशन हमारे सामने देखने को मिली, क्या,
एक्स एक्स तो कहलाएगा क्या भाई मादा भ्रूण, एक्स एक्स कहलाएगा क्या मादा भ्रूण, और एक्स वाई कहलाएगा नर भ्रूण, और ये कहलाएगा नर भ्रूण। तो भाई नर भ्रूण मतलब भाई ये लिंग निर्धारण हो गया कि भाई ये कौन होगा भाई लड़का होगा बॉय, ये भी कौन होगा लड़का, ये भी बॉय, ये कौन होगी भाई गर्ल्स, और ये कौन होगी भाई गर्ल्स। तो यदि 4 संतानें होती हैं तो लड़का और लड़की होने के चांस क्या होते हैं भाई 50-50% होते हैं। अब इसकी गारंटी हमारे पास नहीं है कि स्टार्टिंग में होने वाली सभी संतानें लड़की होंगी या लड़के होंगे। हो सकता है शुरुआत में होने वाली सभी संतानें लड़के भी हो सकती हैं और सभी संतानें लड़की भी हो सकती हैं, या एक लड़का भी हो सकता है एक लड़की भी हो सकती है, इसकी हमारे पास कोई गारंटी नहीं है। लेकिन चांस जब बनते हैं तो चांस यही बनते हैं कि लड़का और लड़की होने का 50-50% चांस होता है। यदि किसी के यहाँ शुरुआत में 5 लड़के हैं तो आगे की भी गारंटी है कि हो सकता है उसके यहाँ 5 लड़कियां भी हो सकती हैं। तो बात करते हैं, ये था हमारा एक संकर वो मानव में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया। तो यहाँ पर एक जो कंसेप्ट हमारे सामने निकल के आया वो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि लिंग निर्धारण की प्रक्रिया में क्या नर जिम्मेदार होता है या मादा जिम्मेदार होती है भाई, इसकी बात करते हैं भाई हम। यदि किसी के यहाँ लड़का होना है या लड़की होनी है तो उसमें से मेल उसका जिम्मेदार होता है या फीमेल जिम्मेदार होती है। तो भाई इस बात को भी अपन यहीं क्लियर करते हैं भाई। देखो मादा के अंदर तो दोनों गुणसूत्र सेम है एक्स एक्स, लेकिन नर के अंदर जो गुणसूत्र है ना वही तो है अलग अलग, और नर का जो बाय गुणसूत्र है यही तो जिम्मेदार है क्या लिंग निर्धारण के लिए। बाय गुणसूत्र की वजह से ही लिंग निर्धारण की प्रक्रिया होती है, क्योंकि बाकी के गुणसूत्र तो दोनों में ही क्या होते हैं सेम सेम होती हैं। तो इसी गुणसूत्र की वजह से यदि किसी के यहाँ लड़का होना है या लड़की होनी है इसके लिए जिम्मेदार कौन होता है भाई पिता होता है, माता जिम्मेदार नहीं होती है। लेकिन हमारे अंध विश्वास की वजह से हमारे समाज में कुछ कृतियों की वजह से उस महिला को दोष सबसे पहले दिया जाता है जिसके यहाँ सारी संतानें या तो लड़के हो जाएं या सारी संतानें जिनके यहाँ लड़कियां हो जाएं। तो यहाँ पर जिम्मेदार कौन है भाई, यहाँ पर जिम्मेदार है कौन पिता भाई। क्लियर बात। तो बात करते हैं इस क्वेश्चन की आगे की हम कि नर व मादा में युग्मक जनन के द्वारा युग्मकों का क्या होता है भाई निर्माण। नर में एक्स व वाई युग्मक तथा मादा में केवल एक्स युग्मकों का निर्माण होता है सेम। नर के एक्स युग्मक जब मादा के एक्स युग्मक के साथ संलयित होते हैं तो मादा संतति का निर्माण होता है, और जब नर के वाई युग्मक मादा के एक्स युग्मक से संलयित होते हैं तो नर संतति का निर्माण होता है। अतः मानव में निषेचन के फलस्वरूप 50% मादा संतति बनेंगी और 50% कैसी बनेंगी नर संतति होने की संभावना होती है। इस प्रकार लिंग निर्धारण में नर के बाय गुणसूत्र की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, ना कि एक्स गुणसूत्र की। तो हम कह सकते हैं कि लिंग निर्धारण की प्रक्रिया में सिर्फ और सिर्फ नर का बाय गुणसूत्र जिम्मेदार होता है, ना कि एक्स। क्लियर बात। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। लिंग निर्धारण के बाद हमारा अगला अच्छा क्वेश्चन है कि जीन जो हमने पढ़े थे मेंडल ने इन्हीं को क्या बोला था भाई, मेंडल ने इनको बोला था भाई कारक बोला था भाई, क्या कारक। मेंडल ने इनको बोला था भाई कारक। आज की जेनेटिक्स के अनुसार हम इसको क्या बोल रहे हैं भाई जीन, जो कि लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लेकर जाएंगे। तो इनके हमें बताने हैं भाई कार्य, इनके कार्य क्या हैं भाई, देखते हैं भाई जीन के कार्य भाई। तो सबसे पहला काम यह है कि आनुवंशिकता की इकाई होती है भाई। जेनेटिक्स की मेन इकाई यूनिट है ही कौन भाई जीन। जीन नहीं है तो भाई लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कैसे लेके जाओगे। प्रोटीन के निर्माण में भी ये सहायता करते हैं, जीवों के लक्षणों का भी निर्धारण करते हैं कि कौन से लक्षण उनके अंदर आने हैं कौन से नहीं आने, उन सूचनाओं को भी क्या करते हैं ये प्रेषण, और ये डीएनए एवं आरएनए के कार्यों का भी क्या करते हैं भाई नियंत्रण। 4 पॉइंट आपको दे रखे हैं, याद रख सकते हो आगे। दूसरा पॉइंट है कि मेंडल के द्वारा प्रयोग के लिए मटर के पौधे का ही भाई चुनाव क्यों किया गया। तो इस क्वेश्चन को भी अपन कर चुके हैं कि मटर का पौधा वार्षिक तथा अल्पकालिक जीवन चक्र वाला होता है। यह आसानी से सभी जगह उगाया जा सकता है। मटर के पुष्प द्विलिंगी होते हैं, ये स्वपरागित होते हैं, और मटर के पौधे अनेक विपर्यासी गुण भी पाए जाते हैं। तो ये क्वेश्चन हमने अच्छे से जो क्लास हमारी सेकंड हुई थी, पार्ट सेकंड जो था, आप देख सकते हो पिछली क्लास को, उस क्लास में हमने इसको समझ लिया था भाई। सेकंड क्लास में हमने इस क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया था, दोबारा से क्वेश्चन आ गया। तो आप देख सकते हो पिछली क्लास में जाके क्वेश्चन दे रखा है आपको। दूसरा है
कि एकल जीव द्वारा उपार्जित लक्षण सामान्यतः अगली पीढ़ी में वंशानुगत नहीं होते हैं। क्यों भाई? उपार्जित लक्षणों का मतलब ये होता है कि ऐसे लक्षण जो हम प्रकृति से ग्रहण करते हैं, प्रकृति में आने के बाद हम प्रकृति से इन लक्षणों को ग्रहण करते हैं, वो लक्षण क्या हमारी आने वाली संतति में जाएंगे? तो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि प्रकृति से हमने वातावरण से जिन लक्षणों को ग्रहण किया है वो लक्षण सिर्फ और सिर्फ इसी जीवन में रहेंगे, आने वाली हमारी संतति में नहीं जाएंगे। देखते हैं भाई कि एकल जीव द्वारा उपार्जित लक्षण जो प्रकृति से वातावरण से ग्रहण किए जाते हैं सामान्यतः अगली पीढ़ी में इसलिए वंशागत नहीं होते हैं क्योंकि वह जनन की क्रिया द्वारा अपनी संततियों में यह गुण नहीं पहुंचाया जा सकता। उस जीव की मृत्यु के साथ उसके जो उपार्जित लक्षण होते हैं वो सारे के सारे क्या हो जाते हैं? नष्ट हो जाते हैं। सिर्फ जनन के द्वारा आनुवंशिक लक्षणों को ही अगली पीढ़ी तक पहुंचाया जा सकता है, बाहर से ग्रहण किए जाने वाले लक्षणों को नहीं। तो ये था इसका आंसर। दूसरा क्वेश्चन है हमारा क्या कि बाघों की संख्या में कमी आनुवंशिकता की दृष्टि से क्या चिंता का विषय क्यों है भाई? हाँ भाई, जानवर हैं, जंगली जानवर, जिसमें बाघों की संख्या में क्या आ रही है भाई? कमी। तो बाघों की संख्या में कमी से जीन पूल का ह्रास हो रहा है, हानि हो रही है, और ये प्रजाति क्या हो रही है? धीरे धीरे लगातार नष्ट होने की या विलुप्त होने की कगार पर पहुंच जाएगी। इसलिए आनुवंशिकता की दृष्टि से ये बड़ी एक चिंता का विषय है कि बाघों की संख्या में कमी एक चिंता का विषय है। अगला क्वेश्चन कि किस प्रकार के जनन की विभिन्नताएं अधिक स्थायी होती हैं और क्यों? तो भाई अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न जीवों में व्याप्त विभिन्नताएं अधिक स्थायी होती हैं। भाई एक लैंगिक जनन और एक अलैंगिक, उनमें अंत में अर्धसूत्री विभाजन में क्रॉसिंग ओवर के द्वारा लक्षण आपस में मिश्रित नहीं हो पाते हैं, जबकि लैंगिक जनन में पीढ़ी दर पीढ़ी लक्षण आपस में मिलकर नई नई विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं। और डीएनए की प्रकृति के समय जो फोटोकॉपी हमने पढ़ी थी उस समय कुछ गलतियां होने की संभावना कम और अलैंगिक प्रजनन में विभिन्नताओं को अधिक स्थायी बना देती हैं। भाई आसान सा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है हमारा गुणसूत्र क्या होते हैं, इसके कार्य लिखिए। भाई वही क्रोमोसोम्स एक्स वाई गुणसूत्र जिनकी हमने बात की थी। मानव की एक कोशिका के अंदर 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं, जिसमें से 22 समान और 23 अलग। हाँ सर, तो गुणसूत्र क्या है भाई? कोशिका के अंदर पाई जाने वाली संरचना है। भाई एक धागेनुमा संरचना है, कोशिका के अंदर ऐसी संरचनाएं पाई जाती हैं जिनके अंदर एक किसी आनुवंशिक सूचना की इंफॉर्मेशन होती है। तो गुणसूत्र धागेनुमा संरचना है जो पादप एवं जंतु कोशिकाओं के केंद्रक में पाई जाती है। जो कोशिकाओं का क्या केंद्रक में पाई जाती हैं, और ये आनुवंशिक लक्षणों की वाहक होती है। मतलब आनुवंशिक लक्षणों को एक स्थान से दूसरे स्थान या हम कहें कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाती हैं। और इन्हीं के ऊपर पाए जाते हैं गुणसूत्रों के ऊपर कौन? जीन। भाई जीन, इन्हीं जीन के अंदर होता है कोई एक लक्षण जो नियंत्रित करते हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी लक्षणों की वंशागति की जाती है। इनके कार्य क्या है भाई? कि सबसे पहला काम यह आनुवंशिकी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, शरीर की संरचना एवं क्रियाशीलता को भी बनाए रखता है। और गुणसूत्र के करण में संतति बनती हैं जो कोशिकाओं में पहुंचकर नए नए जीवों का क्या करती हैं? निर्माण करती हैं। भाई ये था आपका क्वेश्चन। हाँ जी, इस क्वेश्चन की हम बात कर ही चुके हैं कि मनुष्य में बच्चे का लिंग निर्धारण कैसे होता है। जस्ट अभी हमने क्लास में अभी डिस्कस किया है कि मनुष्य में बच्चे का लिंग निर्धारण नर में पाए जाने वाले वाई गुणसूत्र पर निर्भर करता है। तो स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र XX तथा पुरुषों में क्या होते हैं? XY जोड़ा पाया जाता है। सभी बच्चे चाहे वह लड़का हो या लड़की हो अपनी माता से X गुणसूत्र प्राप्त करेंगे, और अतः बच्चों का लिंग निर्धारण इस बात पर निर्भर करता है कि उन्हें अपने पिता से किस प्रकार का गुणसूत्र प्राप्त हुआ है। यदि पिता से Y गुणसूत्र मिलेगा तो संतान क्या होगी? XY, और यदि पिता से X गुणसूत्र मिलेगा तो संतान क्या होगी? XX, और Y मिलेगा तो Y होगी XY। तो संतान कौन हो जाएगी भाई? नर, और यहाँ संतान कौन हो जाएगी? मादा। भाई ये बात क्लियर आपकी। लिंग निर्धारण में गुणसूत्र की भूमिका को समझाइए। भाई ये भी क्वेश्चन हमारा हो गया है। भाई देखो, लिंग निर्धारण में वाई गुणसूत्र की अहम भूमिका होती है। स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र के रूप में XX गुणसूत्र तथा पुरुषों में XY गुणसूत्रों का जोड़ा
पाया जाता है। सभी बच्चे चाहे वो लड़का हो या लड़की अपनी माता से X गुणसूत्र और परंतु पिता से X प्राप्त हो तो लड़की, और यदि पिता से Y गुणसूत्र प्राप्त हो तो लड़का होता है। अतः पिता का Y गुणसूत्र ही लिंग निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्लियर? यस। अगला क्वेश्चन, संतति में नर एवं मादा जनकों द्वारा आनुवंशिक योगदान में बराबर की भागीदारी किस प्रकार सुनिश्चित की जाती है? हाँ भाई, इस क्वेश्चन को भी बात करते हैं कि भाई संतति में बराबर की भागीदारी। देखो, नर एवं मादा जनक लिंग निर्धारण की प्रक्रिया में समान गुणसूत्री योगदान देते हैं भाई, और अर्धसूत्री विभाजन की प्रक्रिया द्वारा दोनों जनकों के गुणसूत्र की क्रॉसिंग ओवर के दौरान, क्रॉसिंग ओवर का मतलब जब ये गुणसूत्र ऐसे पेयर बनाते हैं और ये अपने इन खंडों का क्या कर लेते हैं भाई, ये आदान प्रदान कर देते हैं। जब गुणसूत्र अपने अर्ध खंडों का आदान प्रदान कर लेते हैं तो उन्हें हम क्या कह देते हैं, क्रॉसिंग ओवर कह देते हैं, जिसे हम जीन विनिमय के नाम से जानते हैं भाई। ये जीन विनिमय की प्रक्रिया के द्वारा चाहे वो नर हो चाहे वो मादा हो, ये दोनों के लक्षण बराबर बराबर उनकी संतानों में पहुंचते हैं भाई। ऐसा नहीं है कि इनकी वजह से किसी संतान के अंदर लक्षण अच्छे वाले पहुंच जाएं, दूसरी के अंदर खराब वाले नहीं, बराबर बराबर लक्षण उनके अंदर पहुंचते हैं भाई, आदान प्रदान करते हैं, जिससे संतति में आनुवंशिक रूप से दोनों जनकों के क्या पहुंच जाते हैं, लक्षणों का समावेश हो जाता है। साथ ही दोनों जनकों द्वारा समान गुणसूत्र समान संख्या में उनमें योगदान दिया जाता है। क्लियर? तो आप एक बार अगला क्वेश्चन भी समझा हुआ है हमारा वैसे। अवशेषी अंग क्या है, उदाहरण दीजिए भाई। अवशेषी अंग किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए, और जीवाश्म किसे कहते हैं, दो क्वेश्चन है हमारे सामने। तो बात करते हैं अवशेषी अंग की। तो अवशेषी अंग कुछ ऐसे अंग होते हैं हमारे शरीर में, ये अंग हमारे, यदि हम बात करें हमारे इतिहास आदिकाल की, तो उस समय पे क्या है कि अवशेषी अंग ऐसे अंग थे जो अवशेषी नहीं थे, मतलब इनका हमारे शरीर में कुछ ना कुछ काम था, काम की वजह से ही तो अंगों का निर्माण हुआ था शरीर में। तो जीवधारियों में पाए जाने वाले कुछ ऐसे अंग होते हैं जो किसी कार्य को करने के लिए अनावश्यक होते हैं, मतलब हमारे पूर्वजों में पहले पाए जाते थे, अब नहीं पाए जाते हैं, ये अवशेष के रूप में अब हमारे शरीर में आज भी प्रेजेंट है। तो मानव की करीबन यदि बात की जाए तो मानव के शरीर के अंदर लगभग 180 अवशेषी अंग आज भी प्रेजेंट है। इनका कोई काम शरीर में अब नहीं है, लेकिन पहले ये सक्रिय थे, एक्टिव थे, अब नहीं होते हैं। अब ये पूर्ण रूप से विकसित नहीं होते हैं, अवशेषी अंग कहलाते हैं। उदाहरण के लिए जैसे कि बात करें कान की पेशियां, आज हम अपने कानों की पेशियों के द्वारा, जिसको हम कान कहते हैं, पिन्ना है वैसे वो, उस पिन्ने की मांसपेशियों को हम हिला नहीं सकते भाई। इन कान की जो पेशियां हैं ना, इस कान को अपन हिला नहीं सकते भाई, पहले हम इनको हिला सकते। जैसे जानवरों की बात की जाए तो जानवरों की जो मसल्स होती है ना कानों की, वो उन मसल्स के द्वारा अपने कानों को क्या कर सकती हैं, हिला डुला सकती है। मानव के फिक्स होते हैं भाई, ठीक है। तो कान की पेशियां, आंख के अंदर एक निमेषक पटक झिल्ली भी पाई जाती है भाई, निमेषक पटक झिल्ली। निमेषक पटक झिल्ली क्या है भाई, जब हम पानी के अंदर रहते होंगे उस समय पे हमें पानी के अंदर या जाना पड़ता होगा तो हमारी आंख के ऊपर एक पर्दा पाया जाता था, जिसे हम निमेषक पटक झिल्ली कहते हैं। जैसे ही हम पानी के अंदर जाते तो ये शटर बंद हो जाती है आंख की, ये पर्दा लग जाता था, जिससे कि हम आंखों के खोल के भी पानी के अंदर देख सकते थे। लेकिन आज भी इसका अवशेष आंख के अंदर पाया जाता है। ऐसे हमारे शरीर में बहुत सारे अवशेषी अंग हैं, करीबन 180, जो हमारे पूर्वजों में विकसित थे लेकिन आज हमारे शरीर में विकसित नहीं है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, जीवाश्म किसे कहते हैं, जीवाश्म किसे कहते हैं, जैव विकास से संबंधित क्वेश्चन है। तो प्राचीन काल में अनेक प्रकार के जीव, पौधे, जंतुओं का जो मृसब से जो अवसादी चट्टानों में परिलक्षित होता है, क्या कहलाता है, जीवाश्म। तो भाई बात करें, देखो जब मिट्टी के अंदर हम देखते हैं तो तीन तरीके की चट्टानें मिट्टी में देखने को मिलती हैं। एक को बोलते हैं हम आग्नेय चट्टानें, आग्नेय चट्टानें, एक होती है हमारी अवसादी चट्टानें, और एक होती है हमारी कायांतरित चट्टान। ये तीन तरीके की चट्टानें हमारी पृथ्वी में पाई जाती है। जब हम पृथ्वी की जमीन की खुदाई करते हैं, मिट्टी की खुदाई करते हैं, तो मिट्टी की अवसादी चट्टानों के अंदर हमें कुछ जीव जंतुओं के अवशेष मिलते हैं, उनका प्रिंट बना हुआ मिलता है जो बहुत पहले के समय का है, जिसकी आयु हम पता करते हैं कार्बन डेटिंग विधि के आधार पर।
और उसे हम नाम दे देते हैं, किसी जिस जीव का वो है उसे उस जीव का आप जीवाश्म बोल दिया जाता है। ठीक है, इसी तरीके से है समजात अंग किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए। तो भाई कुछ जीव जंतु ऐसे होते हैं जिनके अंदर कुछ अंग ऐसे होते हैं जिन अंगों की उत्पत्ति और संरचना समान होती है, मतलब सबकी संरचना एक ही जगह से उत्पन्न हुए हैं, एक ही जगह से बने हुए हैं, लेकिन सब काम क्या करते हैं भाई, अलग अलग करते हैं। ऐसे अंगों को हम क्या कह देते हैं भाई, समजात अंग कह देते हैं भाई। उदाहरण के लिए मनुष्य के हाथ और चमगादड़ के पंख। क्यों? क्योंकि चमगादड़ क्या है भाई, एक स्तनधारी, और मनुष्य भी क्या है, एक स्तनधारी। दोनों के अंदर जो हड्डियां होंगी वो हाथों की हड्डियों को हम अग्रपाद कहते हैं, पैरों को हम पश्चपाद कहते हैं। तो हाथों की हड्डियों के अंदर पाई जाने वाली जो हड्डियां हैं, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स, वैसी ही हड्डियां चमगादड़ के पंखों के अंदर पाई जाती हैं। तो हम कह सकते हैं कि चमगादड़ के जो पंख बन गए हैं वो मनुष्य की तरह उसी चमगादड़ के क्या हैं, हाथ, क्योंकि दोनों ही क्या हैं, स्तनधारी। दोनों की उत्पत्ति संरचना सेम है, लेकिन दोनों का काम क्या है, अलग अलग। पंख के रूप में चमगादड़ उनसे उड़ता है और हम अपने हाथों से क्या करते हैं, अन्य काम को करते हैं। समृद्धि अंग इनके जस्ट विपरीत हैं, समरूप। इनके कार्य समान होंगे लेकिन उत्पत्ति और संरचना सबकी क्या होगी भाई, अलग अलग होगी। ऐसे तो हमें बहुत सारे देखने के लिए मिल सकते हैं कि कार्य सबका समान हो लेकिन उत्पत्ति संरचना अलग हो। जैसे पक्षियों के पंख और चमगादड़ के पंख, दोनों का काम उड़ने का है, लेकिन पक्षियों के पंखों की यदि बात करें तो वो चमगादड़ के पंख या मनुष्य के पंखों की तरह हड्डियां, ह्यूमरस, रेडियस इस तरीके से नहीं मिलेंगी हमें। तो ये था एक हमारा क्वेश्चन काय का। और इसी के साथ हम बात करते हैं कि अभी तक जो हमारी बायोलॉजी की फ्री टेस्ट सीरीज जो चल रही थी उसमें हमने बायो के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को कंप्लीट कर लिया है। तो सभी लोग जो भी इस सीरीज को देख रहा है वो अपने फ्रेंड सर्कल में अपने दोस्तों को शेयर करें, वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन भी दबाते रहिए जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। आगे आने वाली सीरीज जो हमारी होगी वो सीरीज हमारी केमिस्ट्री की होगी, जिसमें हम प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन, कुछ बेसिक क्वेश्चन के साथ हम उस सीरीज को आगे बढ़ाएंगे, जिसका नोटिफिकेशन आपको अपने ही इसी कनावत एकेडमी यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा। तो हम बात करते हैं हमारी बायोलॉजी की जो सीरीज अभी तक चल रही थी, जिसमें हमने 6 चैप्टर 7, 8 और 9, पहला था जैव प्रक्रम, दूसरा था नियंत्रण एवं समन्वय, और तीसरा था जनन, जीवों में जनन, और लास्ट था हमारा क्या, आनुवांशिक विभिन्नताएं एवं जैव विकास। तो बायोलॉजी के पोर्शन भी बहुत अच्छा खासा है, जिससे एनसीईआरटी पैटर्न के अनुसार बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। उन सभी क्वेश्चनों को हमने अच्छे लेवल से क्वेश्चन को क्या कर लिया है भाई, डिस्कस कर लिया है। आप अच्छे से इन क्वेश्चनों को घर पर बैठ के प्रैक्टिस करें, बार बार इनको देखें। कहीं कोई डाउट यदि आता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं भी, और हमारे इस नंबर पर आप कॉल करके भी व्हाट्सएप के द्वारा भी हमसे कोई डाउट पूछ सकते हो। क्लियर? तो अगली सीरीज का हिस्सा बनने के लिए जो केमिस्ट्री का धमाल आपके सामने आने वाला है, उसके लिए सभी लोग वीडियो को अगेन लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाते रहिए। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। केमिस्ट्री की जो सीरीज होगी उससे पहले एक इन्फॉर्मेशन और, अगली इन्फॉर्मेशन ये है कि अभी तक हमने ये जो बायो की जो सीरीज चल रही थी उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ हमने 2 नंबर वाले क्वेश्चन, 3 नंबर वाले क्वेश्चन, 4 नंबर वाले क्वेश्चनों को डिस्कस किया है। अभी तक हमने इसके अंदर ऑब्जेक्टिव पोर्शन को डिस्कस नहीं किया है। तो ऑब्जेक्टिव पोर्शन के साथ हम आपके सामने बायोलॉजी की इसी सीरीज में किसी दिन फिर उपस्थित होंगे, जिसमें हम आपके सामने अभी तक एग्जाम में पूछे गए एनसीईआरटी बायोलॉजी से उन सारे क्वेश्चनों का एक एजेंडा तैयार करके आपके सामने फिर उपस्थित होंगे, जिसमें हम आपको ऑब्जेक्टिव के अंदर सही विकल्प, खाली स्थान, एक शब्द वाक्य में उत्तर, मैचिंग और ट्रू एंड फॉल्स एग्जाम में जो भी पूछे जाने लगे हैं, तो इन सारे क्वेश्चनों के साथ हम एक साथ बायोलॉजी की एक ऑब्जेक्टिव टेस्ट सीरीज, वो सीरीज के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। तो इसी के लिए आप चैनल को अच्छे से, चैनल पर अभी तक डाली गई सारी वीडियो को क्या करें, डिस्कस, जिससे कि हम ओटी का पैटर्न जो चालू होगा, ऑब्जेक्टिव पैटर्न आपका, तो उसको आप अच्छे से क्या कर सकें, सॉल्व कर सकें। धन्यवाद और मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। जब तक आप अपनी पढ़ाई में मस्त रहो और व्यस्त रहो।
और कनावत एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर स्टडी करते रहो। धन्यवाद।